हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वालिटी के बारे में और जिसका आधार होगा एनसीईआरटी क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 3 जिसका नाम है इक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सदियों से मानव समाज को प्रेरणा देता रहा है या फिर निर्देशन कर रहा है। सभी धर्मों में समानता की बात होती है, सभी मनुष्यों को समान महत्व का बताया जाता है। राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता की अवधारणा कुछ ऐसी है जिसमें मनुष्य का रंग, लिंग, वंश या फिर राष्ट्रीयता आदि में अंतर होने के बाद भी समाज के निर्माण में लोगों को साझेदार बनाया जाता है या फिर माना जाता है। सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के योग्य होते हैं और इसे ही हम शेयर्ड ह्यूमैनिटी कहते हैं। अब इसी के कारण यूनिवर्सल ह्यूमन राइट और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसी धारणाएं भी जन्म लेती हैं। हाँ, यह दुर्भाग्य की बात है कि जाने अनजाने बहुत से सोशल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स में बैठे लोग सभी लोगों के बीच धन, पद, प्रतिष्ठा या फिर विशेषाधिकार आदि की असमानता कायम रखने का प्रयास करते हैं। आधुनिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जब समानता को लेकर स्टेट और सोशल इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध लोग लामबंद हुए हैं और मानव समानता से संबंधित नारे भी लगाए गए हैं। जैसे 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहां के क्रांतिकारियों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नारे फ्यूडल एट्रोसिटी और मोनार्की के विरुद्ध लगाए थे। ऐसी ही समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी संघर्ष के दौरान भी दिखी। ये वो जनसमूह थे जिन्होंने ये महसूस किया कि इन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे आप हमारे समाज में देखें, महिलाएं और दलित। खैर, आज समानता एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है जिसे कई देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। हमारे देश में भी संविधान में ये शामिल है, पर फिर भी हमें कुछ ऐसी असमानताएं समाज में दिखती हैं। यहाँ हमने एक पैराडॉक्स, विरोधाभास महसूस किया। जबकि हम में से हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, सही मानता है, फिर भी हमारे चारों ओर असमानता क्यों दिखती है? अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी, वर्किंग कंडीशन और पावर आदि में असमानता का दर्शन आपने भी तो किया ही होगा। प्रश्न ये है कि क्या ऐसी इनइक्वालिटी के लिए हमारी सामाजिक स्थितियां, हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियां या फिर नियम ही कारण हैं? सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का ये एक सेंट्रल क्वेश्चन होता है, सेंट्रल थीम होता है। फिर भी हमें ये जानना होगा कि समानता का निहितार्थ क्या है। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? हम किस तरह की समानता की बात कर रहे हैं? क्या हम रुतबे और आय की समानता चाहते हैं, या फिर समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सबके साथ हमेशा बिल्कुल एक तरह का ही व्यवहार करना चाहिए? क्या हम इसे ही समानता कहेंगे? तो आइए समानता क्या है सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ आप नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और मुझे संदेह नहीं है कि ये आपको स्वीकार नहीं होगा। हमारा इंट्यूशन ये मानता है कि कॉमन ह्यूमैनिटी के आधार पर ऑल ह्यूमन बीइंग शुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि इक्वल रिस्पेक्ट देना है तो ये हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। देखिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कोई भी सोसाइटी हो, उसको सस्टेन करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि फंक्शन का डिवीजन करना पड़ेगा और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अलग अलग महत्व और अलग अलग लाभ भी देना होगा। इसीलिए कोई भी सोसाइटी हो अपने सभी मेंबर्स के साथ सभी कंडीशन में एग्जैक्टली एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आर्मी जनरल, इन्हें कोई ऑफिशियल रैंक या स्टेटस देना इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं लगता, लेकिन केवल तब तक जब तक कि ये ऐसे मिले प्रिविलेज का मिसयूज नहीं करते। लेकिन कुछ इनइक्वालिटी अनजस्ट लगेगी, जैसे अगर कोई बच्चा स्लम में पैदा हो रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिलता, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, तो इसमें तो कहीं से भी उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे समाज में ये अन्यायपूर्ण लग सकता है। अब यहाँ प्रश्न यही उठता है कि सोसाइटी किस आधार को डिस्टिंक्शन माने और किसे डिफरेंस। हालांकि बहुत बार लोगों के किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर आदि में जन्म लेने के आधार पर विभेद या डिफरेंस किया जाता रहा है। अब सोसाइटी ऐसे आधारों को तो स्वीकार ही नहीं करेगी। अनएक्सेप्टेबल है ये सोसाइटी के लिए।
लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह भी है कि सभी लोग डिफरेंट एम्बिशन और डिफरेंट गोल्स रखते हैं, लेकिन सभी इक्वली सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते ना। अगर लोग अपने अंदर के टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाते हैं, फिर चाहे बाद में उन्हें सफलता ना भी मिले, तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। जैसे कुछ अच्छे म्यूजिशियन बन जाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ अच्छे साइंटिस्ट बन जाएंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि समानता का मतलब ये नहीं कि हर तरीके के डिफरेंसेस को एलिमिनेट कर देना है। बजाय इसके इसका मतलब बस ये है कि समाज में लोगों के साथ जो व्यवहार हो और आगे बढ़ने के जो भी अवसर मिले, उनमें जन्म या फिर सामाजिक परिस्थिति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, लेकिन ऊपर की लाइन में हमने अवसर की समानता पर जोर दिया था, तो आइए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी समझ लेते हैं। आखिर इसका क्या मतलब होता है? दरअसल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में शामिल है कि सभी लोगों को अपने गोल और एम्बिशन को पूरा करने के लिए जो भी स्किल या फिर टैलेंट की आवश्यकता हो, उसे एक्वायर करने के लिए उन्हें अवसर मिलना चाहिए। ये उसका अधिकार होना चाहिए। लोगों के चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लॉयर बनना होगा तो किसी को क्रिकेटर बनना होगा, लेकिन लोगों की स्किल्स और टैलेंट भी अलग अलग होंगे, जिससे कोई ज्यादा तो कोई कम सफल होगा। अब इस आधार पर समाज को अनइक्वल नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब समाज में स्टेटस, वेल्थ या प्रिविलेज में समानता का ना होना समाज को अनइक्वल या अनजस्ट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर लोगों को अपनी बेसिक नीड्स जैसे कि बेसिक फूड, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर सुरक्षित आवास आदि को एक्सेस ना करने का मौका मिले, तो ऐसे समाज को हम अनइक्वल और अनजस्ट मानेंगे। खैर, पॉलिटिकल थ्योरी में इनइक्वालिटी का कभी कभी डिस्टिंक्शन किया जाता है, नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी में। नेचुरल इनइक्वालिटी लोगों की डिफरेंट कैपेबिलिटी के टैलेंट के कारण होती है, वहीं सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी ना मिलने या फिर समाज के ही एक ग्रुप के द्वारा दूसरे के एक्सप्लॉइटेशन से जन्म लेती है। नेचुरल इनइक्वालिटी को आप जन्मजात कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एबिलिटी कह सकते हैं, और ये आमतौर पर सब मानते हैं कि नेचुरल जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बदला नहीं जा सकता। वहीं सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी को सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे कुछ सोसाइटी इंटेलेक्चुअल वर्कर्स को मैनुअल वर्कर्स की तुलना में ज्यादा महत्व देती हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स भी वैसा ही मिलता है। कुछ सोसाइटी अलग अलग लोगों को उनके रेस, कलर, जेंडर, कास्ट आदि के बेस पर अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। इससे होता यह है कि सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं वो रिफ्लेक्ट होती है और आपको ऐसा समाज अनजस्ट ही लगेगा। खैर, ऐसा डिस्टिंक्शन मतलब कि नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी में जो डिस्टिंक्शन है कभी कभी यूजफुल भी होता है, ताकि अंतर किया जा सके कि सोसाइटी में किस तरीके की असमानता एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं। हालांकि दोनों तरीके की इनइक्वालिटीज में डिफरेंस हमेशा स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि मान लो कुछ इनइक्वालिटीज के साथ लोगों को ट्रीट किया गया काफी लंबे समय तक, तो ऐसी इनइक्वालिटी एक टाइम के बाद नेचुरल इनइक्वालिटी जैसी लगने लगती है, जिसको कि आसानी से बदला नहीं जा सकता। जैसे विमेंस को एक वीकर सेक्स माना जाता था, पुरुषों की तुलना में कम बुद्धि का भी माना जाता था, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है ऐसा माना जाता था, और संभवतः यही कारण रहा होगा कि विमेंस को इक्वल राइट डिनाई कर दिया गया होगा पास्ट में, और इसे तब की सोसाइटी जस्टिफिएबल मानती थी। अफ्रीकन ब्लैक पीपल्स को कॉलोनियल जो रूलर थे उन्होंने लेस इंटेलेक्चुअल का और मैनुअल वर्क, स्पोर्ट्स, म्यूजिक आदि के लिए उन्हें सही माना, और इसी कारण संभवतः स्लेवरी अस्तित्व में आई होगी। अब ये सारे नॉर्म्स और असेसमेंट्स को क्वेश्चन किया जाने लगा है। ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि ये सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हैं, जो लोगों और नेशन के बीच जो पावर डिफरेंसेस हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। नेचुरल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एक समस्या और है। देखो, जैसे कि माना जाता है कि कुछ नेचुरल डिफरेंसेस ऐसे हैं जिनको अल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण अब इन्हें भी अल्टर किया जा सकता है पॉजिटिवली। फॉर एग्जांपल, दिव्यांगजन के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए मोबाइल फोन और कंप्यूटर, आर्टिफिशियल लिम्स, कॉस्मेटिक सर्जरी आदि। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता? फेमस फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के दम पर सकलांग वैज्ञानिकों से भी बढ़ चढ़कर काम किया है। अब सोचो, नेचुरली तो वो सक्षम नहीं थे, पर अगर सभी को दिव्यांगता से उबरने में मदद मिले तो आप कैसे उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इक्वल रिवार्ड नहीं देंगे? आपको ये अन्यायपूर्ण लगेगा। अगर ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए तो आपको भी ऐसा समाज अन्यायपूर्ण ही लगेगा।
नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटी में कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ही इनको पॉलिसीज या लॉ बनाने के लिए एज ए नॉर्म या फिर स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना कठिन होता है। और जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो किसी व्यक्ति की चॉइस से उत्पन्न होने वाली इनइक्वालिटी और परिवार विशेष या परिस्थिति से उत्पन्न असमानता में अंतर करते हैं। ऐसे थ्योरिस्ट फैमिली या फिर सर्कमटेंस बेस्ड इनइक्वालिटी को मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट करने की वकालत करते हैं। चलो, वकालत करने से तो सिर्फ काम बनेगा नहीं, जब समानता की बात होती है तो उसे समानता को लाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। और काम करने के लिए इक्वालिटी के जो डायमेंशंस हैं उन्हें हमें तय करना होगा कि हम किस दिशा में काम करेंगे। सही बात है ना, करना तो पड़ेगा काम। तो बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं इक्वालिटी के, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा। ये हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अगर हम इन डायमेंशंस को एड्रेस करते हुए इक्वालिटी को लाने पर काम करेंगे तो हम सोसाइटी को जस्ट और इक्वल बना पाएंगे। सबसे पहले देखो पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कुछ पॉइंट्स को पॉलिटिकल इक्वालिटी के रूप में देखा जाता है। देखो, एक तो इक्वल सिटीजनशिप ग्रांट की जाए जो कुछ बेसिक राइट्स देगा, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम टू डेवलप एंड पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर्स आदि। लेकिन देखो, ये लीगल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी कानून के माध्यम से गारंटी किए जाते हैं। फिर भी आपको इनइक्वालिटी तो ऐसे देशों में भी देखने को मिलती है जहां सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब ये इनइक्वालिटी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और रिसोर्स के मिलने के कारण होती है। इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमेशा से होती रहती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो है, लेकिन केवल इतना करना पर्याप्त नहीं है। एक कदम बढ़कर सामाजिक समानता की बात करनी होगी और सोशल इक्वालिटी अचीव करने के लिए पॉलिटिकल और लीगल राइट्स देना होगा, और ये सही डायरेक्शन में लिया गया स्टेप माना जाएगा। आप इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, तभी तो अपनी बात रख पाएंगे। रिसोर्सेस तक आपकी पहुंच होगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट ग्रुप और कम्युनिटी के भी पहुंच में होना चाहिए। यानी सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी के प्रभाव को मिनिमाइज करना या एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। समाज के सभी सदस्यों को कुछ मिनिमम कंडीशन तो देनी ही पड़ेगी, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, नरिशमेंट और मिनिमम वेज आदि। बिना इन फैसिलिटीज के इक्वल टर्म पर समाज में कॉम्पीट करना ऐसी कम्युनिटीज के लिए कठिन हो जाएगा। वैसे भी कहावत है, जिस समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है वहां का जो पोटेंशियल टैलेंट पूल होता है वो बर्बाद हो जाता है। इंडिया में तो लैक ऑफ फैसिलिटीज तो है ही, लेकिन इसके अलावा देश के अलग अलग कोने में व्याप्त रीति रिवाज भी हैं। जैसे औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता, हायर एजुकेशन के लिए भी उन्हें डिस्करेज किया जाता है, कई अन्य तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सरकार ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को रोके, जन जागरूकता अभियान चलाए, अलग अलग पेशे में महिलाओं को अवसर दिलाए, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार स्थल पर भेदभाव को रोके आदि ऐसे कई उपाय सरकार कर सकती है। अब अगर इसके अतिरिक्त समाज में आर्थिक असमानता की बात करें तो समाज में व्यक्तियों और सामाजिक वर्गों के बीच धन दौलत या आमदनी में अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक तरीका तो ये है कि रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप को रिलेटिवली रेशियो ऑफ डिफरेंस निकाल लें, या फिर दूसरा तरीका तो ये है कि एक गरीबी रेखा का निर्धारण कर लें और उसके नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या का आकलन किया जाए। खैर, ये बात तो सही है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम को समाज में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए डेमोक्रेसी में लोगों को अवसर की समानता देने पर ज्यादा फोकस होता है। इस आशा के साथ कि यदि कोई व्यक्ति टैलेंटेड हो और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखता हो तो समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी के बाद भी यह संभव है कि इनइक्वालिटी बनी रहे, लेकिन यह संभावना तो है कि कोई एफर्ट करके सोसाइटी में अपनी स्थिति को सुधार सकता है। मतलब आपको मौके मिले और आप टैलेंटेड हैं तो आप अपने आप को सोसाइटी में अच्छी पोजीशन पर ला सकते हैं। अब अगर समाज में असमानता बहुत गहरी खाई जैसी है, मतलब सोसाइटी के कुछ खास वर्ग जो पीढ़ियों से कंसिडरेबल वेल्थ और उससे प्राप्त सत्ता का लाभ ले रहे हैं, तो इसके कारण समाज वर्गों में बढ़ जाता है।
एक और तो वो जो पीढ़ियों से वेल्थ और प्रिविलेज रखते हैं, और दूसरे वे जो पीढ़ियों से गरीब और वंचित रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में एक टाइम के बाद रिसेंटमेंट और वायलेंस, साधारण शब्दों में वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। अब चूंकि वेल्दी क्लासेस के पास पावर एकुमुलेशन हो जाता है, जो सोसाइटी को इगलिटेरियन बनाने में कठिनाई पैदा करता है। अब ऐसी परिस्थितियों के कारण कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म जैसी विचारधाराओं ने जन्म लिया। आइए थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करते हैं इन विचारधाराओं को। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक रहे। इन्होंने ये दलील दी कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी का बड़ा कारण इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तेल आदि जैसे प्रॉपर्टीज पर प्राइवेट ऑनरशिप है। प्राइवेट ऑनरशिप के कारण वे अमीर तो होते ही हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल पावर भी गेन करते हैं, जिससे वे राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करते हैं और अपने हित साधते रहते हैं। और देखें तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए खतरनाक स्थिति है। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ये मानते हैं कि अगर समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो ये सपोर्ट करती है अन्य तरीके की जो सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं उन्हें भी। इसीलिए इनइक्वालिटी से निपटने के लिए अवसर की समानता काफी नहीं होगी, बल्कि इसेंशियल प्रॉपर्टीज पर पब्लिक कंट्रोल इंश्योर करना भी जरूरी है। हालांकि ये विचार डिबेटेबल लग सकते हैं, मगर ऐसे मुद्दे पर विचार करना भी जरूरी है। उदारवादी विचार के लोग एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लिबरल्स प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को अच्छा मानते हैं रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हालांकि ये मानते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज में कंपटीशन फेयर कैसे होगा? कंपटीशन फ्री एंड फेयर होगा तभी जाकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स जस्टिफिएबल होगा। ये मानते हैं कि फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा तो इनइक्वालिटी की खाइयां नहीं बनेंगी, सबको अपना टैलेंट और एफर्ट्स दिखाने का मौका मिलेगा। लिबरल्स का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन सबसे न्यायपूर्ण होता है जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए। अब जैसा कि हमारे देश में भी होता है, बस यहाँ टाइम टाइम पर गवर्नमेंट और कोर्ट इंटरवेन करते हैं ताकि एंट्रेंस एग्जाम या जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को रेगुलेट किया जा सके और हर कैंडिडेट को इक्वल एंड फेयर चांस मिल सके। हालांकि कुछ को अब भी एडमिशन या जॉब नहीं मिलती, मगर लिमिटेड सीट्स के लिए अभी भी ये तरीका इम्पोर्टेंट माना जाता है। सोशलिस्ट जैसा मानते हैं, उसके उलट लिबरल्स ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। इनका मानना है कि हर तरीके की इनइक्वालिटी को एप्रोप्रिएट तरीके से टैकल करना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रदान करना ठीक होगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। लिबरल्स के लिए इनइक्वालिटी अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इसके अलावा गहरी असमानता और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकसित करने वाले उपायों से रोकने वाले जो भी बातें हैं वो इसे समस्या मानते हैं। खैर, आइए एक और विचारधारा फेमिनिज्म यानी नारीवाद की शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की वकालत करता है। कोई भी व्यक्ति फेमिनिस्ट हो सकता है अगर वह ये मानता है कि समाज में इनइक्वालिटी है पुरुष व स्त्री के मध्य। इन इनइक्वालिटी में से ज्यादातर तो ना ही नेचुरल है और ना ही ये जरूरी है। इसमें बदलाव किया जा सकता है ताकि मेंस और वीमेन दोनों इक्वल और फ्री लाइफ जी सकें। फेमिनिस्ट सोसाइटी में जो अंतर पाते हैं मेंस और विमेंस के बीच, इसके लिए वे सबसे बड़ा कारण मानते हैं पैट्रियार्की को। पैट्रियार्की ऐसा सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सिस्टम है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। पैट्रियार्कल थिंकिंग इस सोच पर आधारित होती है कि पुरुष और स्त्री बाय नेचर ही डिफरेंट है, इसलिए उनकी सोसाइटी में पोजीशन भी अलग अलग होती है और इसे जस्टिफिएबल भी माना जाता है सोसाइटी में। फेमिनिस्ट ऐसी सोच को ही क्वेश्चन करते हैं। वे मानते हैं कि सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है पुरुष और स्त्री में, लेकिन जेंडर जो समाज में भूमिका को निर्धारित करता है वो समाज के द्वारा गढ़ा हुआ है। बेसिकली जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, सेक्स इक्वालिटी की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि विमेंस ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, संतानोत्पत्ति कर सकती हैं। यहाँ तो डिस्टिंक्शन नेचुरल है, लेकिन बच्चे के देखभाल संबंधी जिम्मेदारी केवल महिला की होगी ऐसा सोचना अन्यायपूर्ण होगा। इसीलिए ऐसी प्रैक्टिस को अल्टर करना चाहिए और किया भी जा सकता है। सीधी सी बात यहाँ ये निकल कर आई है कि स्त्री व पुरुष के बीच असमानता ज्यादातर सामाजिक तौर पर है, प्राकृतिक रूप से कम।
पैट्रियार्की के कारण डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा हुआ है कि महिलाएं घरेलू कामकाज और केयर वर्क करेंगे, जबकि पुरुष पब्लिक डोमेन में सक्रिय रहेंगे। अब जबकि कुछ महिलाएं पब्लिक डोमेन में भी एक्टिव हैं, फिर भी उन्हें घर पर भी काम करना पड़ेगा, दोहरी जिम्मेदारी होगी। खैर, नारीवादी ऐसे पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन को दूर करना चाहते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, किसी भी फॉर्म में जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करते हैं। आइए लगे हाथों सोशलिज्म की जो विचारधारा है उसको भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। बाकी की आइडियोलॉजी की तरह सोशलिज्म भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से उत्पन्न इनइक्वालिटी के कारण इमर्ज हुआ है। सोशलिज्म फोकस करता है कि वर्तमान में जो भी असमानताएं हैं उन्हें मिनिमाइज कैसे किया जाए और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। पर एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि सोशलिज्म की विचारधारा 100% मार्केट इकोनॉमी को अपोज नहीं करती है। इसके बजाय कुछ प्रकार के जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उनको स्वीकार करते हैं। कुछ की एरियाज में गवर्नमेंट प्लानिंग और कंट्रोल को सही मानते हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर आदि में। इंडिया में सोशलिज्म की बात कर लेते हैं। भारत के एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया जी ने बेसिकली 5 तरीके की इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई किया और उनके विरुद्ध संघर्ष की बात की। ये इनइक्वालिटी इस प्रकार थी: जेंडर इनइक्वालिटी, inequality based on skin color, caste based inequality, colonial rule over other countries and economical inequality। आज तो ये सेल्फ एविडेंट है, आप भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन लोहिया जी के जमाने में सोशलिस्ट बस यही तर्क देते थे कि क्लास इनइक्वालिटी ही ऐसी असमानता है जिसके विरुद्ध संघर्ष होना चाहिए। वो मानते थे कि एक बार इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी खत्म होते ही सभी तरह की असमानताएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन लोहिया जी का मानना था कि इन सब इनइक्वालिटीज की जड़ें अलग अलग हैं और इन सब के साथ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ना होगा। मतलब 5 इनइक्वालिटी को हटाने के लिए 5 रिवोल्यूशन। बाद में उन्होंने इस लिस्ट में 2 इनइक्वालिटीज को और जोड़ा जिसके विरुद्ध भी संघर्ष करना जरूरी बताया। एक रिवोल्यूशन सिविल लिबर्टी के लिए जो व्यक्तिगत जीवन में इंक्रोचमेंट होता है उसके विरुद्ध, तथा दूसरा रिनंसिएशन ऑफ वेपन्स इन फेवर ऑफ सत्याग्रह। इन सब को मिलाकर जो क्रांति करनी थी, लोहिया जी ने उसको सप्त क्रांति का नाम दिया और इसे उन्होंने समाजवाद के आदर्श के रूप में स्वीकार किया। समझ में आया ना क्यों हमारे यहाँ ट्रेन का नाम सप्त क्रांति एक्सप्रेस है? क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी ने 7 इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए 7 रेवोल्यूशन की बात की थी और इसे ही सप्त क्रांति कहते हैं। चलिए, अभी तक हमने समाज में व्याप्त असमानता को समझा, पर अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि समाज में समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाए। जैसा कि पीछे हमने समझा है, अब आज के समय में पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर बहस है कि समानता को लाने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो किन सिद्धांतों पर आधारित हों, किस विचारधारा को फॉलो किया जाए। क्या अफर्मेटिव एक्शन जो समानता लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है वो उचित है या नहीं। आजकल ये थोड़ा विवाद का विषय जरूर रहा है, पर इस पर चर्चा हम आगे और भी करेंगे। फिलहाल हम कुछ उपायों की बात करते हैं जो समानता लाने में कारगर हो सकते हैं। पहला उपाय है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। देखिए, दुनिया भर में जो भी एक फॉर्मल सिस्टम चलता आ रहा है इनइक्वालिटी का, उसे समाप्त करना होगा। कई ऐसी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हैं जिसको रीति रिवाज या फिर लीगल सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता रहा है, जिसके कारण कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोहिबिट किया जाता रहा है मिलने वाले कई लाभों से और अपॉर्चुनिटीज से। अब जैसे कि भारत में महिलाओं और भारत की जाति व्यवस्था, जिसमें सो कॉल्ड निचली जाति को कुछ विशेष कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया था, बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां इनका प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं है। सिंपली आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सेना के सर्वोच्च पद तक अभी कोई महिला नहीं पहुंच पाई है। अब इसे ही तो ग्लास सीलिंग कहेंगे। ग्लास सीलिंग कुछ है नहीं, बस एक ऐसी छत है जो दिखती तो नहीं है पर हाँ किसी की उड़ान को जरूर रोकती है। अब अगर समानता लानी है तो ऐसे प्रोहिबिशन या फिर प्रिविलेज को हटाना होगा। प्रिविलेज का मतलब जैसे कि किसी विशेष पद पर केवल कुछ विशेष लोग ही नियुक्त हो पाते हैं, ऐसी जिस भी व्यवस्था को लीगल सपोर्ट है हमें उस व्यवस्था को समाप्त करना होगा, यानी संरक्षण हटाना होगा। हालांकि भारतीय संविधान के ये कुछ आर्टिकल्स जो कुछ हद तक सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता देने में और छुआछूत को समाप्त करने में कारगर साबित हुए हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई है।
पर अभी मीलों तक का सफर बाकी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को समान अधिकार मिले, इसलिए हमें विभेदक बर्ताव यानी कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ता है या ऐसा करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिव्यांग जनों के लिए पब्लिक प्लेस पर रैंप की डिमांड या फिर नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सेफ्टी की मांग समानता को सुनिश्चित करने के लिए जस्टिफिएबल लगती हैं। बस यही समझिए कि किस तरह के डिफरेंसेस को या फिर किस तरह की पॉलिसीज को सही माना जाए इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करने के लिए, इस बात की चर्चा दुनिया भर में होती रहती है। ज्यादातर देश इसको सुनिश्चित करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी को अपना रहे हैं। अब जैसे हमारे देश में रिजर्वेशन दिया जाता है, उसे आप अफर्मेटिव एक्शन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन के पीछे ये आइडिया काम करता है कि फॉर्मल इक्वालिटी को केवल कानून के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो डीप रूटेड इनइक्वालिटी है, मतलब पास्ट में जो इनइक्वालिटी हुई है, उसके जो भी दुष्प्रभाव हैं उनको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब अफर्मेटिव एक्शन को पास्ट में हुई जो भी इनइक्वालिटीज हैं, उसके जो भी दुष्प्रभाव बड़े लंबे समय से हैं, उनको हटाने के लिए या फिर उसे करेक्ट करने के लिए इस उपाय को अपनाया जा रहा है। अफर्मेटिव एक्शन के कई रूप हो सकते हैं, जैसे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे दें, या फिर हॉस्टल फैसिलिटी देकर, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जॉब्स में प्राथमिकता देकर। इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जॉब्स में कोटा सिस्टम यानी कि सीट रिजर्व किए जाने की पॉलिसी को अपनाया जाता है। हालांकि ये इंडिया में डिबेटेबल भी है और बहुत से डिसएग्रीमेंट भी नजर आते हैं, फिर भी इस पॉलिसी को इस आधार पर डिफेंड किया जाता है कि जो भी कम्युनिटीज इतिहास में सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह का शिकार रहे, उनको अचानक से आप समान कंपटीशन में उतार देंगे तो निश्चित रूप से ये अन्यायपूर्ण होगा ऐसी कम्युनिटीज के लिए। इसीलिए विशेष संरक्षण और सहायता देना जरूरी होगा यदि हमें एक इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना है तो। वैसे ये टेम्पररी प्रोविजंस हैं। जैसे ही ये लगेगा कि कम्युनिटीज अब कंपटीशन के लिए तैयार हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, तो ये प्रोविजन समाप्त हो जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ थ्योरिस्ट ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोगों को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो क्या इससे एक ग्रेटर इक्वालिटी को अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को आधार बनाकर ऐसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। इनका मानना है कि हायर एजुकेशन और जॉब्स में ऐसे रिजर्वेशन अनफेयर हैं और आर्बिट्रेरी हैं। जिनको इनका लाभ मिल रहा है उनके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों के राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट होता है। ये रिजर्वेशन को एक तरह का भेदभाव ही माना जाता है इन थ्योरिस्ट के द्वारा। ये मानते हैं कि जब हम समाज, जाति या रंग के आधार पर डिस्टिंक्शन करते हैं तो अनजाने में हम रेनफोर्स कर रहे होते हैं कास्ट और रेशियल प्रेजुडाइज को। ऐसे किसी भी डिस्टिंक्शन को समाप्त कर देना चाहिए जो समाज को विभाजित करता हो, चाहे वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही क्यों ना हो। खैर, जब भी ऐसी बहस होती है तो ये प्रासंगिक होता है कि व्यक्ति के समान अधिकार और राज्य के जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें समानता करके उनके बीच फर्क करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर में जॉब पाने के लिए उसको अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो कंपटीशन हो वो उस कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति के लिए फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डिसएडवांटेज फेस करें। कई ऐसे विद्यार्थी या शिक्षार्थी होते हैं जो अपनी कम्युनिटी में जो पढ़ने वाले होते हैं उनमें वो पहली पीढ़ी के होते हैं। पहली पीढ़ी का मतलब कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हों। अब जैसे कि दलित या फिर स्त्री या फिर कोई भी वंचित वर्ग का व्यक्ति हो, उसे थोड़ी विशेष सहायता मिलनी चाहिए, उसे ऐसा अधिकार होना चाहिए। राज्य अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कई ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जो ऐसे वंचित वर्गों को प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में आने के लिए मदद करें। अब देखिए, कंडीशन ये है, फैक्ट ये है कि इंडिया में जो एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं हैं, हमारे भारत की पॉपुलेशन के लिए जितना किया जाना चाहिए था उतना अभी तक किया नहीं गया है। स्कूल लेवल पर आप जो देखेंगे जो इनइक्वालिटी, वो ही आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कई बच्चे जो है कि स्कूल ड्रॉप आउट हैं या फिर बाहर हैं, कई तो स्कूल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अर्बन और रूरल एरिया में जो झोपड़पट्टी जैसे स्थानों पर रहने वाले गरीब बच्चे हैं, उनके पास तो आप यही समझिए कि वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार को अगर आप इनका एडमिशन किसी तरीके से स्कूलों में करवा भी लें तो जो अभिजात वर्ग के लोग हैं या उनके बच्चे हैं, उनके बराबर ये योग्यता अर्जित कर पाएंगे या फिर इनके नौकरी पाने की संभावना बहुत प्रबल होगी।
या फिर हायर एजुकेशन या फिर कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो उसमें एडमिशन लेना इनके लिए आसान होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो भी कंपटीशन का लेवल है आज के समय में, उस लेवल के लिए ना वो अलग से कोई कोचिंग कर सकते हैं, ना ही वो साधन भरे जीवन उनके पास है जो अन्य लोगों के पास है। ऐसे में कंपटीशन इक्वल नहीं हो सकता, फेयर नहीं हो सकता। लेट सपोज आज के ही समय में अगर किसी को एमबीबीएस या फिर बीटेक करना हो तो फीसेस आपने भी देखी है यूनिवर्सिटीज की कितनी ज्यादा हैं। मतलब सीधी सी बात कहने की ये है कि जो प्रिविलेज सोसाइटी से आने वाले बच्चे हैं और जो कम्युनिटीज ऐसी हैं जो बहुत सालों से वंचित रही हैं, इन्हें समानता के आधार पर अगर आप कंपटीशन कराएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये उचित भी नहीं होगा। ऐसी सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी को भी अचीव करने के लिए बाधक साबित होंगी। इसीलिए जो अधिकतर आजकल थ्योरिस्ट हैं वो समान अवसर के लक्ष्य से सभी अपने आप को सहमत पाते हैं कि हाँ, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, विवाद उन बातों पर, उन नीतियों पर जरूर है कि राज्य को अगर इस लक्ष्य को पाना है इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के, तो कौन सी नीतियां अपनानी है। क्या राज्य को डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए कोई रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे डिप्राइव्ड क्लास के बच्चों को कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके? वंचित या फिर डिप्राइव्ड क्लास है कौन? क्या इनकी पहचान इकोनॉमिकल बेस पे होगी या फिर जाति व्यवस्था के कारण जो भी सामाजिक इनइक्वालिटी पैदा हुई है उसके आधार पर होगी? कुछ ऐसे ही सवाल जो आज की सामाजिक नीतियों के बारे में हैं, जिन पर बहस होती ही रहती है। तो साधारण सी बात यह है कि हम जो भी नीतियां चुनते हैं या फिर बनाते हैं वो सबके लिए समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में जो भी सफलता मिलती है उस आधार पर इसकी जांच करनी पड़ेगी कि ये नीति ठीक है या इसे बदलने की आवश्यकता है। समानता के विषय में हम जब भी सोचें तो प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा माने या फिर प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में जो अंतर है वो करना चाहिए, क्योंकि जो मूलतः समान व्यक्ति है उसे किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसा करते समय हमें सबसे पहले सर्वोपरि किसे मानना है कि हमें एक इक्वल सोसाइटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या फिर विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे। इसीलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि अगर कोई ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि जब इस आधार पर भेदभाव हो सकता है तो इस आधार पर डिस्टिंक्शन क्यों नहीं हो सकता, कोई विशेष बर्ताव क्यों नहीं किया जा सकता। खैर, ये सब डिबेटेबल लग सकता है, लेकिन हमें इक्वालिटी को अचीव करना है। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। 19वीं सदी में कई महिलाओं ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की मांग जैसे कई अधिकार जो पुरुषों को हासिल थे, इनके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है। हालांकि उन्होंने जब नौकरियां प्राप्त कर ली, उनकी ये मांग पूरी हो गई, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनको नौकरी कंटिन्यू करने के लिए भी, जॉब्स को कंटिन्यू करने के लिए भी कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उन्हें मैटरनिटी लीव वगैरह की आवश्यकता होती है। वर्किंग प्लेस पर जो भी क्रेच वगैरह होते हैं वो भी होने चाहिए जहां वो बच्चे उनके खेल सकें। इस प्रकार विशेष बर्ताव के बिना तो वो भाग नहीं ले सकती किसी भी कंपटीशन में। अब पुरुषों से कंपटीशन कैसे हो सकता है? अगर कोई मैटरनिटी पीरियड में है तो वो इक्वली कंपटीशन कैसे कर सकता है? खैर, चलिए अब कंक्लूड करते हैं। हम जब भी समानता के मुद्दे पर सोचते हैं या फिर जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत होती है कि क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज उठा रहा है। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचना को जन्म न दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या फिर अफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य हमेशा औचित्य और न्यायपूर्वक होना चाहिए, जिससे समतामूलक समाज को बढ़ावा देने का साधन ही बनाया जा सके, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।
चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।